स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टार जीएसएम में। हम लोग अपने इस चैनल के माध्यम से पॉलिटी विषय पे बातचीत कर रहे थे और पॉलिटी विषय में जो हम लोगों का टॉपिक चल रहा था वो था नागरिकता। नागरिकता से संबंधित यानी भारतीय संविधान के भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11 तक की जो मुद्दे हैं इस पे हम लोग बातचीत कर रहे थे। और इस अनुच्छेद 5 से 11 तक की जो मुद्दे हैं इसमें हमने आपको पार्ट 1 की क्लास नागरिकता से संबंधित लेकर के आया था, जिसमें अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 10 तक की समस्त बातों को पूरी आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए क्लास का संचालन किया था। आज जो हम लोग जिस मुद्दे पे बातचीत करेंगे वो नागरिकता से ही संबंधित इसकी दूसरी पार्ट है, जिसमें स्पेशल हम लोग अनुच्छेद 11 को पढ़ेंगे और 11 को ध्यान में रख करके हुए संशोधन जो हुए हैं और उसके आधार पे नागरिकता किस किस व किन किन मुद्दों पे दी जा सकती है उनके आधार पे हम लोग देखेंगे कि जन्म के आधार पे, वंश परंपरा के आधार पे, पंजीकरण, देशीकरण और अर्जित भूभाग के आधार पे नागरिकता को कैसे प्राप्त किया जाता है। इन समस्त मुद्दों पे हम आपसे बातचीत करने वाले हैं। क्लास का संचालन करने से पहले हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि अगर आप अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करते रहिएगा, ताकि आप लोगों के सहयोग से हमारी बढ़ती हुई मनोबल आप लोगों के भावी प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए पूरी गुणवत्तापूर्ण कंटेंट अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप तक उपलब्ध करवाता रहूं। मैं चलता हूं सीधे अपने मुद्दे पे और हमारा जो मुद्दा है वो है भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 में वर्णित नागरिकता से संबंधित मुद्दे। जो ये नागरिकता का पार्ट 2 वाला वीडियो है, पार्ट 1 इसके पहले मैं डाल चुका हूँ, वहां चाहे तो आप देख करके नागरिकता से संबंधित पूरी जानकारी को उपलब्ध कर सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 क्या कहता है? तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 11 है, ये अनुच्छेद 11 नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार जो देता है वो याद रखिएगा, वो संसद को अधिकार देता है। यानी कि नागरिकता से के संबंध में अगर कोई कानून बनाना होगा तो इसका अधिकार केवल संसद के पास है। और संसद ने अनुच्छेद 11 का प्रयोग करके संसद जो थी वो भारतीय नागरिकता अधिनियम, याद रखिएगा, भारतीय नागरिकता अधिनियम पारित की थी 1955 में। ये बात आपको याद रखना है, 1955 में भारतीय नागरिकता अधिनियम पारित किया हमारी संसद ने। और इसी भारतीय नागरिकता अधिनियम को ध्यान में रख करके, इसी अधिनियम को ध्यान में रख करके अभी तक हमारी संसद के द्वारा 6 बार इसमें महत्वपूर्ण रूप से संशोधन किए गए हैं। और जो 6 संशोधन हुए ये याद रखिएगा, इस नागरिकता से संबंध में जो संशोधन होते हैं वो साधारण बहुमत के द्वारा होते हैं। ये बात आप याद रखिएगा, 368 के द्वारा संशोधन नहीं किया जाता है, केवल साधारण बहुमत का प्रयोग करके इसमें संशोधन किया जाता है। और संसद ने इस साधारण बहुमत का प्रयोग करके जो 6 बार संशोधन किया है वो एक बार 1986 में किया था, फिर 1992, 2003, 2005, 2015 और 2019 में हमारी संसद समय समय पे नागरिकता से संबंधित मुद्दों पे संशोधन कर की है। और संशोधन के माध्यम से देखा जाए तो कुछ प्रकार लाई है जिन अनेक माध्यम से नागरिकता को प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि भारतीय नागरिकता अधिनियम के द्वारा हमें निम्न प्रकार से जो नागरिकता प्रदान किए जा सकते हैं वो निम्न प्रकार क्या है? तो पहला हम कहेंगे जन्म का आधार है, जन्म के आधार पे नागरिकता मिलेगा। दूसरा वंश परंपरा के आधार पे मिलेगा। तीसरा जो मिलेगा पंजीकरण के द्वारा, ऑप्शन हमारे पास है। चौथा देशीकरण और 5वां जो है वो अर्जित भूभाग के माध्यम से नागरिकता को प्राप्त किया जा सकता है। ये हमारे नागरिकता अधिनियम के द्वारा संसद ने 1955 में ऐसा व्यवस्था कर रहा है। और इसके आधार पे अगर देखा जाए तो इन आधारों पे नागरिकता कैसे प्राप्त किया जाता है, तो हम पहले बात करते हैं इसमें से जन्म के आधार पे नागरिकता को कैसे प्राप्त किया जा सकता है।
तो इसमें आपको समझने वाली जो बात है वो ये है कि कोई भी बच्चा हो, चाहे कोई भी बच्चा हो, अगर कोई भी बच्चा भारत में अगर देखा जाए जन्म ले रहा है तो कहा जाता है कि किसी भी बच्चे का जन्म भारत में होगा तो भारत का नागरिकता उसको प्रदान किया जाएगा। लेकिन ये जन्म के आधार पे जो नागरिकता था इसका बहुत ही ज्यादा दुरुपयोग किया गया, और साथ ही साथ देखा जाए तो जन्म के आधार पे नागरिकता की जो व्यवस्थाएं थी इसके वजह से देश में बहुत ज्यादा जनसंख्या भी बढ़ती नजर आने लगी। इसीलिए कहा गया, संसद ने इस पे विचार किया और कहा कि केवल बच्चे के जन्म के आधार पे, किसी देश का बच्चा हो उसके जन्म के आधार पे हम भारत की अगर नागरिकता देते चले जाएंगे तो इसका साथ ही साथ दुरुपयोग तो हो ही रहा है, इसके अलावा देश की जनसंख्या बहुत तीव्र गति से बढ़ जाएगी। इसीलिए हमारी संसद ने 1986 में जाकर के पहली बार 1955 के नागरिकता अधिनियम में पहली बार 1986 में जाकर के संशोधन की हमारी संसद। ये 1986 में जो संशोधन संसद कर रही है इसमें कह रही है कि कोई भी बच्चा अगर भारत में जन्म ले रहा है तो उसको जन्म के आधार पे हम नागरिकता तो देंगे, लेकिन एक शर्त है। वो शर्त 1986 में हमारी संसद ये कह रही है कि शर्त ये है कि वो बच्चा जो है उसके माता या पिता में से किसी का जन्म भारत में अगर हुआ होगा तभी हम उसको जन्म के आधार पे नागरिकता देंगे, वरना जन्म के आधार पे नागरिकता नहीं दिया जाएगा। ये हमारी संसद 1986 में कानून लेकर के आई थी। अब माता पिता के जन्म के आधार पे नागरिकता दिया जाएगा, इसके बाद भी इसका दुरुपयोग होता था। दुरुपयोग ये होता था कि बहुत सारे लोग भारत में नागरिकता बहुत ही गलत तरीके से भी नागरिकता ले लेके लोग बैठे रहते हैं, बहुत यहाँ फ्रॉड भी काम होता चला गया। इसीलिए हमारी संसद ने इस पे विचार किया और आगे जाकर के 2003 में हमारी संसद दोबारा इसमें संशोधन कर रही है और कह रही है कि माता पिता के जन्म के आधार पे नागरिकता जो दिया जाएगा उसमें ये देखा जाएगा कि क्या उस लड़के के माता और पिता की जो नागरिकता मिली है भारत में वो नागरिकता वैध है कि नहीं वैध है, कानूनी है या गैर कानूनी है। अगर गैर कानूनी होगा तो बच्चे को नागरिकता नहीं दिया जाएगा। तो हमने आपको क्या बताया, जन्म के आधार का मतलब आपको ये समझना है, जो मैंने अभी आपको समझाया जन्म के आधार पे नागरिकता से संबंधित, वो मैंने यही बताया है कि पहले ये व्यवस्था था कोई भी व्यक्ति, अगर कोई भी बच्चा भारत की भौगोलिक सीमा के अंदर जन्म लेगा तो उसको जन्म के आधार पे हमारी संसद नागरिकता दे देते थे। लेकिन 1986 में इसका जब दुरुपयोग होने लगा तो 1986 में जाकर के हमारी संसद बढ़ती हुई जनसंख्या और दुरुपयोग को ध्यान में रखते हुए कहा कि जन्म के आधार पे उन्हीं बच्चों को नागरिकता दिया जाएगा जिसके माता पिता भारत के नागरिक हो, भारत में जन्मे होंगे या वो भारत के क्या होंगे, नागरिक होंगे, तभी उनको ये अनिवार्य किया गया। 2003 में जाके हमारी संसद क्या कर रही है, तो माता पिता की जो नागरिकता है उसको भी देखने का काम कर रही है कि क्या उसके माता पिता की नागरिकता वास्तव में वैध है, कानूनी है या नहीं है। दूसरा हम लोग देखते हैं वंश परंपरा के आधार पर नागरिकता का प्रावधान क्या है। तो वंश परंपरा को अगर देखा जाए तो पहले ये व्यवस्था चलता था, पिता के ही वंश को माना जाता था, माता के वंश को नगण्य माना जाता था। कोई माता के वंश की संवैधानिक रूप से अधिकार नहीं दिया गया था, यानी कि पिता के वंश पे अगर कोई लड़का चाहता है तो बच्चा भारत का नागरिक बन सकता है, लेकिन माता के वंश के आधार पे वो भारत का नागरिक नहीं बन पाता था। ये तो सरासर दुरुपयोग हो रहा था। दुरुपयोग ये हो रहा था कि माता और पिता के बीच इतना ज्यादा संविधान मतभेद काहे कर रहा, पिता के वंश के आधार पे नागरिकता दे रहा है तो माता के वंश के भी आधार पे नागरिकता देना चाहिए। ये संविधान के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर संविधान के हिसाब से भी यहाँ मतभेद दिखाई दे रहा। और दूसरी बात यह है कि एक बच्चे को पैदा करने में जितना भूमिका पिता का होता है उससे ज्यादा कहीं भूमिका माता की होती है। अगर हम लोग बायोलॉजी के नजर से देखें तो बायोलॉजी के नजर से हम लोग क्या देखते हैं कि एक अगर मेल कोई है तो अपना स्पर्म, और कोई अगर फीमेल है तो अपना ओवम देगी, और स्पर्म और ओवम की मुलाकात से लड़का पैदा होता। लेकिन पिता और माता के स्पर्म और ओवम के बाद अगर देखा जाए
तो माता अपनी स्पेशल माइटोकॉन्ड्रिया जीन देती है, और इसके अलावा देखा जाए तो माँ अपनी माइटोकॉन्ड्रिया जीन के साथ साथ उस बच्चे को 9 माह तक अपना उसका पोषक तत्व उपलब्ध कराती है। यानी कि इसलिए माता का प्रभाव बच्चे के ऊपर बहुत ज्यादा पड़ा रहता है। यानी कि पिता से ज्यादा तो भूमिका एक बच्चे को जन्म देने में माता निभा रही है, चाहे बायोलॉजी के स्तर से देखें आप। तो अगर माता ज्यादा भूमिका निभा रही है तो कानूनी तौर तरीके पे माता को अलग क्यों रखा गया? ये कहा गया कि पिता के आधार पे तो हम बच्चे को नागरिक बना देंगे, लेकिन माता के आधार पे नहीं बनाएंगे, ऐसा कहा? इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए 1992 में जाकर के हमारी संसद के ज्ञान खुल रही है, और 1992 में हमारी संसद कानून बना रही है और कह रही है कि माता के आधार पे भी बच्चे को नागरिकता दिया जाएगा। यानी कि आज अगर कोई भारत की कोई लड़की किसी विदेशी लड़के से शादी कर लेती है और वो लड़की विदेश में किसी दूसरे देश में जाकर के अगर रहने लगेगी, तो वहां अगर उसका उत्पन्न जो संतान होगा वो संतान चाहेगा तो अपने माता के नागरिकता के आधार पे भारत में आके नागरिकता ले सकता है। ये कानून 1992 से ही लॉन्च हो गया। यानी कि भारत की कोई लड़की अगर अमेरिका के किसी लड़के से शादी कर लेती और अमेरिका जाके रहने लगेगी, और उस लड़की का जो संतान होगा, अगर वो संतान चाहेगा भारत का नागरिकता लेना, तो अमेरिका से चल के आ करके वो भारत सरकार के पास ये दावा कर सकता है कि हमारी माता जो है वो भारत की नागरिक थी, इसलिए हम भारत की नागरिकता अपने माता के वंश के आधार पे लेना चाहते हैं। तो संसद 1992 के कानून के तहत इसलिए बाध्य हो जाएगी और उस बच्चे को भारत का नागरिकता उसे देना पड़ेगा। लेकिन ये व्यवस्था पहले नहीं था, ये 1992 में व्यवस्था को लेकर के आया गया। तो वंश परंपरा के आधार पे आपको समझना है कि पहले पिता के आधार पे ही, पिता के वंश के आधार पे ही बच्चे को नागरिकता दिया जाता था, माता के वंश के आधार पे नहीं। लेकिन 1992 में हमारी संसद जाकर के कानून बना रही है और कह रही है कि माता के वंश के आधार पे भी बच्चे को नागरिकता दिया जाएगा। और जाहिर सी बात है ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि एक बच्चे को जन्म देने में पिता से ज्यादा कहीं माता की भूमिका होती है। तीसरा हम लोग देखते हैं पंजीकरण के द्वारा। पंजीकरण में कहा गया है कि किसी भी दूसरे देश का अगर कोई भी नागरिक हो, अगर वो भारत में आके 7 वर्ष, याद रखिएगा 7 वर्ष तक अगर रहता है तो उसको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन एक शर्त यह है कि 7 वर्ष के बाद वो व्यक्ति गृह मंत्रालय से जाकर के स्वीकृति कराए कि हम भारत के नागरिक होना चाहते हैं पंजीकरण के द्वारा, और हम भारत में 7 साल से यहाँ निवास कर रहे हैं। अगर गृह मंत्रालय को ऐसा लगेगा कि इस व्यक्ति को नागरिकता देना तार्किक है, तो गृह मंत्रालय उसको नागरिकता दे देगा, वरना गृह मंत्रालय उसकी नागरिकता की मंजूरी को स्वीकृति नहीं दे सकता है। ऐसा भी प्रावधान किया गया है। 2019 से पहले देखा जाए तो ये 7 वर्ष की जो अवधि थी ये 11 वर्ष थी, लेकिन इससे भी पहले अगर चाह के आप देखते हैं तो 6 माह की अवधि पंजीकृत में दर्ज किया गया। तो पंजीकरण से नागरिकता के संबंध में आपको इतनी सारी बातें याद रखना है। इसके बाद हम लोग देखते हैं देशीकरण के द्वारा। चौथा जो है देशीकरण क्या है? अगर कोई भी दूसरे देश का नागरिक, चाहे कोई भी नागरिक हो, किसी भी देश का हो या दूसरे देश का नागरिक हो, वो 10 वर्ष से भारत में रह रहा हो और साथ ही साथ वैज्ञानिक हो, कलाकार हो, साहित्यकार हो, या कोई हमारे देश की संवैधानिक भाषा को बोलने की ताकत रखता हो, तो इस आधार पे भी देशीकरण के माध्यम से हमारी संसद चाहे, गृह मंत्रालय चाहे, तो उस व्यक्ति को भारत का नागरिक स्वीकार कर सकता है। यानी कि भारत सरकार उसको भारत की नागरिकता की स्वीकृति दे सकता है। 5वां हम लोग देखते हैं अर्जित भूभाग। अर्जित भूभाग का सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि आज जो हमारा भारत की सीमा है, अगर मान लेते हैं, अगर सपोज करिए यहाँ हमारा भारत देश है, ये मैं अपना भारत देश बनाता हूँ, कुछ समय समझने के लिए इसको समझिएगा। सपोज करिए हमारा भारत देश है और इस भारत देश के बगल से ये वाला हिस्सा सपोज करिए भारत में मिल रहा है, इसको मिलाया जा रहा है। मान लीजिए अनुच्छेद 2 के तहत उसको भारत में मिला लिया गया, तो यहाँ पे जितने सारे लोग होंगे, यहाँ जितना सारा इस क्षेत्र में लोग होंगे, ये सारे लोगों को ऑटोमेटिक नागरिकता दे दिया जाएगा। यानी कि भारत के सीमा के बाहर का कोई अगर दूसरे देश का सीमा क्षेत्र है, अगर वो भारत में मिलना चाहता है, तो हमारी संसद जब उसको भारत में मिलाएगी तो उस क्षेत्र में रहने वाले जितने सारे व्यक्ति होंगे उनसे बिना कुछ पूछे ऑटोमेटिक नागरिकता दे दिया जाएगा। इसी को कहा जाता है अर्जित भूभाग के द्वारा नागरिकता।
यानी कि अगर किसी नए भूभाग को भारत में शामिल किया जाता है तो उस क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों को स्वतः नागरिकता दे दिया जाएगा। जैसे हम लोगों ने सिक्किम को भारत में जब मिलाया तो सिक्किम को जैसे मिलाया तो उस क्षेत्र में रहने वाले जितने सारे लोग थे उनको ऑटोमेटिक नागरिकता दे दिया गया। उनके लिए कोई प्रावधान नहीं है कि जन्म दिखाओ, वंश दिखाओ, पंजीकरण कराओ, देशीकरण, ऐसा कोई उनको आधार नहीं दिखाना है। हमारी संसद उनको ऑन द स्पॉट नागरिक के रूप में स्वीकार कर लेगी। और इस तरह से हम लोग गोवा हुआ, दमन दीव हुआ, पुडुचेरी हुआ, सिक्किम हुआ, ऐसे तमाम सारे क्षेत्रों को जब भारत में मिला है तो भारत में मिलाने के बाद वहां के लोगों को एकाएक ऑन द स्पॉट नागरिकता के रूप में हमारी संसद स्वीकार कर ली थी। इसके बाद हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 11 से रिलेटेड तो हमने इतनी सारी बातें बताया। अब हम लोग देखते हैं भारतीय नागरिकता की समाप्ति कैसे होगा। और लास्ट में मैं आपको बताता हूं कि हमारी तत्कालीन जो अभी सरकार चल रही है केंद्र स्तर पे, ये हमारी सरकार 2019 में नागरिकता का संशोधन एक नया कानून लेके आए थे जो CAA कानून बहुत खबरों में था। तो CAA को भी हम लोग यही देख लेते हैं कि उस कानून से जुड़ी हुई क्या मुद्दे थे और क्यों इतना ज्यादा विवाद चला और कानून को पारित किया गया, तो क्या वो तार्किक है या नहीं तार्किक है, इन सारी मुद्दों पे हम लोग बातचीत करते हैं। तो आप चाहें तो इतनी सारी बातों का स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि भारत की नागरिकता को समापन कैसे किया जा सकता है और साथ ही साथ 2019 में नागरिकता के संदर्भ में हुए संशोधन से संबंधित CAA के बारे में हम लोग देखते हैं क्या कहता है CAA। इतनी सारी बातों का आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। अगला हम लोग देखते हैं भारतीय नागरिकता की समाप्ति। भारतीय नागरिकता की समाप्ति से अगर देखा जाए मुद्दों को तो कौन कौन से ऐसे आधार हैं जिनके आधार पे भारत की नागरिकता को समाप्त कर दिया जा सकता है। तो भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम जो 1955 में लाया गया था, ये भारतीय नागरिकता को समाप्ति करने के लिए कुछ उपाय बताता है। वो कौन से उपाय हैं जिसके वजह से भारत की नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है। तो पहला हम लोगों को जानना है कि नागरिकता का अगर कोई व्यक्ति परित्याग कर दे रहा है तो उसकी नागरिकता भारत की समाप्त हो जाएगी। अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता को स्वीकार कर लेता है तो भी भारत की नागरिकता समाप्त कर दिया जाएगा। या संघ सरकार के द्वारा उसके नागरिकता को अगर अपहरण कर लिया जाता है, मतलब उस व्यक्ति के ऊपर देशद्रोह इत्यादि की मुकदमा कायम हो जाती है, तो भी भारत की नागरिकता को समाप्त कर दिया जाए। यानी कि हम लोगों ने ये देखा कि भारतीय नागरिकता को अगर समाप्त करना है तो इसके लिए नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 लेकर के हमारी संसद जो आई है, इसके आधार पे नागरिकता को समाप्त करने के लिए रास्ता दिखाई। और वो रास्ता क्या है, तो मैंने पहला आपको बताया कि नागरिकता का परित्याग करना। व्यक्ति अगर परित्याग कर देगा तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। या कोई व्यक्ति स्वेच्छा से जाके किसी दूसरे देश की नागरिकता को स्वीकार कर लेता है तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। या तो संघ सरकार के द्वारा उसके नागरिकता को अगर अपहरण कर लिया जाता है, मतलब देशद्रोह इत्यादि का मुकदमा कायम हो जाता है, तो भारत की नागरिकता को समाप्त कर लिया जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में जो आया है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में क्या आया है, वो है CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ये क्या था कानून, जरा इसको हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं CAA जो बहुत ज्यादा खबरों में था, 2019 में बहुत ज्यादा ये चर्चा में चला, 2019 में 2020 में ये काफी चर्चा में दिखाई दिया है। तो ये कानून क्या है, इसको जरा हम लोग समझते हैं। 9 दिसंबर 2019 को जाकर के इस कानून को, ये कानून क्या है अभी हम इसको बताते हैं आपको। पहले ये देख लेते हैं हम लोग कि 9 दिसंबर 2019 को जाकर के इस पे लोकसभा ने CAA कानून को पारित कर दिया था। और वो भी पारित किया है लोकसभा 311/80 के बहुमत से लोकसभा इसको पारित कर देता। 9 दिसंबर 2019 को जैसे लोकसभा पारित करता है, 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा भी इसको पारित कर दिया। वो भी 125/105 बहुमत से राज्यसभा पारित कर दिया, 311/80 बहुमत से लोकसभा इसको पारित कर देता। और जब ये पारित हो जाता है तो इसमें लिखा क्या गया था CAA कानून में, जो लोकसभा और राज्यसभा पारित कर रहा है, इस कानून में ये लिखा था कि 31 दिसंबर 2014 से पहले, आपको डेट याद रखना है, 31 दिसंबर 2014 से पहले
जो भी प्रवासी भारत में आया होगा, ध्यान दीजिएगा, 31 दिसंबर 2014 से पहले जो भी प्रवासी भारत में आया होगा उसके नागरिकता के संबंध में प्रावधान था, जिसको 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा पारित किया और 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा पारित किया, जिसे हम CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के नाम से जान रहे हैं। 31 दिसंबर 2019 से पहले कहा गया आए हुए जो प्रवासी आए उनके नागरिकता के संबंध में क्या प्रावधान किया गया, तो ये कह रहा है संसद ने जो कानून लॉन्च कर रहा है उसमें ये कह रहा है CAA कानून में कि ये जो हम प्रावधान लेके आए हैं ये केवल 3 देश से आए हुए प्रवासियों के ऊपर लागू होगा। कौन कौन 3 देश? एक अफगानिस्तान से चल के जो प्रवासी आया होगा उसके ऊपर लागू होगा, एक पाकिस्तान से जो चल के आया होगा प्रवासी उसके ऊपर लागू होगा, और एक बांग्लादेश से जो चल के प्रवासी आया होगा उसी के ऊपर केवल CAA कानून लागू होगा, बाकी के ऊपर लागू नहीं होगा। अब सवाल ये उठा कि CAA कानून जो है आपका इन 3 देश से चल के आए हुए प्रवासियों के ऊपर लागू होगा, तो वो प्रवासियों में कौन कौन से धर्म के प्रवासी होंगे जहां आप लागू करेंगे? तो हमारी सरकार का कहना था अपने कानून में हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म, पारसी और ईसाई जो धर्म के लोग हैं इनसे हमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ के जो प्रवासी आए होंगे इनसे हमें कोई समस्या नहीं है, इनको तो हम नागरिक बनाएंगे ही, लेकिन अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो इस्लाम धर्म के प्रवासी आए होंगे, ध्यान दीजिएगा, जो इस्लाम धर्म के प्रवासी आए होंगे उनको नागरिकता भारत में नहीं दिया जाएगा। सरकार का कहना यह था कि इन 3 देशों से अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो 31 दिसंबर 2014 से पहले जितने सारे प्रवासी आए हैं उसमें हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, सिख, जैन, पारसी और ईसाई धर्म के प्रवासियों के बारे में सरकार को कोई टारगेट नहीं कर रहा है, लेकिन सरकार कह रहा है कि जो इस्लाम धर्म के प्रवासी आए हैं उन लोगों को हम भारत का नागरिक नहीं बनाएंगे। सरकार जो ये बात कहा है, अगर भारत के जैसे राष्ट्र को देखा जाए तो सरकार की ये जो कही गई बात थी कि हम इस्लाम को नहीं बनाएंगे बाकी सबको बनाएंगे, ये चूंकि भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र हम लोग जानते हैं, पंथ निरपेक्ष होने के नाते भारत का जो ये फैसला था सरकार का, ये अनुच्छेद 14 और 15 का तो सीधे सीधे उल्लंघन कर रहा था, क्योंकि 14 सबको समानता की बात कर रहा है और 15 जाति धर्म मूल वंश से यहाँ धर्म के आधार पर कहा गया है कि सरकार मतभेद भेदभाव की बात नहीं करेगी। तो सरकार के सामने ये चुनौती लाया गया कि सरकार जब संविधान, भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, अनुच्छेद 14, 15 तमाम सारे अनुच्छेदों का वायलेशन हो रहा है और सरकार ऐसा क्यों कर रही है कि हम हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी और ईसाइयों को ध्यान नहीं दे, इनको नागरिकता के संबंध में कोई हमें समस्या नहीं, बल्कि इस्लाम ही धर्म के नागरिकों के बारे में सरकार टारगेट क्यों करना चाहते हैं? तो सरकार के सामने जब ये बात चला गया तो सरकार इस पे अपना जवाब देती है। हमारी सरकार जवाब क्या दी? सरकार ने जवाब ये दिया कि ये तीनों जो देश है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये तीनों देश जो है ये इस्लामिक देश है। ये तीनों देश इस्लामिक देश है और इस्लामिक देश होने के नाते यहाँ पे इस्लाम धर्म की जो जनसंख्या है, वो आबादी है, वो बाहुल्य क्षेत्र है, यानी कि इस्लाम बाहुल्य क्षेत्र है। इस्लामिक देश होने के नाते यहाँ पे इस्लाम धर्म की जो आबादी है वो बहुत ज्यादा आबादी है और आबादी ज्यादा होने के नाते इन देशों में इस्लाम धर्म के अधिकार को तो खतरा हो ही नहीं सकता। और अगर इस्लाम धर्म को उन देशों में खतरा है नहीं तो फिर भारत में उनको नागरिकता लेने की क्या जरूरत है? सरकार ने सफाई ये दिया और सरकार की सफाई को लेकर सीधे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने काफी इस पे मंथन करने के बाद लास्ट में सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट दिया और जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट साफ साफ कहा है कि सरकार की जो फैसला बिल्कुल सही है और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आने के बाद सारे धरना प्रदर्शन को हटाया गया और ये कानून हमारे देश में लागू कर दिया गया। यानी कि आज हमारे देश में CAA कानून को, यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 को लागू कर दिया गया।
तो आपको जो मैंने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट सीएए के बारे में जो बताया, इससे सरसरी निगाह से आपको क्या क्या याद रखना है जो मैंने समझाया। आपको 9 दिसंबर 2019 का डेट याद रखना, लोकसभा इसको पारित कर रहा। 11 दिसंबर डेट याद रखिएगा, राज्यसभा पारित कर रहा। कब ये लागू होगा? 31 दिसंबर 2014 से पहले के प्रवासी पे लागू होगा। किन किन देशों के प्रवासी पे लागू होगा? तो मैंने बताया आपको, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के प्रवासी पे लागू होगा। कौन कौन से धर्म है? हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी, ईसाई धर्म पे नहीं, बल्कि इस्लाम धर्म के लोगों को नागरिकता नहीं देने की बात किया गया। भारत के पंथ निरपेक्ष होने के नाते आपको याद रखना है कि यहाँ कई सारे अनुच्छेदों का उल्लंघन हो रहा था और सरकार ने भी अपना जो फैसला दे रहा, आपको याद रखना है कि तीनों देश, सरकार बोला अपने फैसले में, तीनों देश इस्लामिक देश है, इस्लाम की जनसंख्या यहाँ ज्यादा है और इन देशों में इस्लामिक आबादी अधिक होने के नाते यहाँ इस्लाम खतरा में तो हो ही नहीं सकता, इसलिए हम भारत में इनको नागरिकता कदापि नहीं देंगे, कतई नहीं देंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने भी याद रखना आपको समर्थन कर दिया। आज सीएए कानून भारत में लागू है। इतनी सारी बातों को आप याद रखिए। इस तरह से देखा जाए तो मैंने आपको नागरिकता के संबंध में जो कल की क्लास मैंने दिया पार्ट 1 और ये पार्ट 2, ये सारी दोनों पार्ट को आप कवर कर लीजिएगा। और इससे पहले मैंने एक क्लास दिया था नागरिकता में, जिसमें मैंने आपको बताया था व्यक्ति क्या होते हैं, नागरिक क्या होते हैं, एनआरआई क्या होते हैं, पीआईओ क्या होते हैं, डोमिसाइल क्या होते हैं, ओसीआई क्या होते हैं, इन सारी बातों को मैंने समझाया था। यानी तीनों वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो हमें नहीं लगता कि नागरिकता से कोई आपको समस्या है। छोटा छोटा वीडियो है, 15 मिनट, 15 से 17 मिनट, 20 मिनट का, आप तीनों वीडियो को तेजी से करके देख लीजिए और इन सारी मुद्दों को, इसका भी आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट और इनका आप नोटबुक साथ साथ बनाते चलिएगा। बाकी मैं अपनी अगली क्लास में जब आपसे मुलाकात करता हूं तो वहां मैं आपसे बातचीत करूंगा फंडामेंटल राइट एफआर पे, यानी कि मौलिक अधिकार, भारतीय संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 के बीच क्या हमारे संविधान में उल्लेखित है, उन समस्त मुद्दों पे करता हूं मैं आपसे बातचीत। तब तक के लिए लेता हूं मैं आपसे इजाजत। बाय, बेस्ट ऑफ लक।